फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास न आया रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा है उसको मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है। हम इस गीत की पंक्तियां क्यों वीडियो की शुरुआत में पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, वो आपको इस वीडियो को अगर आप संयम के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता और इस समय अयोग्य घोषित कर दिए गए सांसद राहुल गांधी एक नया विवाद लेकर के आ जाते हैं। विवाद की शक्ल होती है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के। उनका कहना है कि जातियों की जो जनगणना हुई है उस पर बात करनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। और नरेंद्र मोदी जो खुद को ओबीसी कहते हैं वो असल में ओबीसी और अन्य पिछड़ी जातियों के असल में रहमो करम जो उन पर बरसाना चाहिए वो नहीं बरसा रहे हैं, उनके साथ जो अच्छी चीजें करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का ऐसा कहना है। राहुल गांधी ये ट्रैक क्यों लेकर के आ रहे हैं, इसको समझने के कई बिंदु हो सकते हैं। हमने 10 ऐसे बिंदु बनाए हैं जिसके जरिए समझ पाएंगे कि क्या राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं वह उनका मौलिक विचार है या फिर कोई राजनीतिक ऐसी नई मजबूरी आन पड़ी है जिसकी वजह से राहुल गांधी को यह नया राग अलापना पड़ा है। और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र क्या कहता है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के, इन्हीं तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा भी करें और बातचीत हमारी कैसी लगती है इसको कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं। तो उम्मीद है राहुल गांधी का बयान आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया पर। नहीं देखा है तो इस क्लिप के जरिए आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अब राहुल गांधी को आपने कहते हुए सुना। राहुल गांधी कई तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो राहुल गांधी कहते हैं उसको समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं साल 2011 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक कास्ट सेंसस करवाया गया था। जब जनगणना हुई थी तो जातियों की भी जनगणना हुई थी। उसको नरेंद्र मोदी सरकार दबाए बैठी है, पब्लिक क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहला सवाल यहीं से राहुल गांधी से उठता है कि उनके बयान क्या कह रहे हैं। साल 2011 के बाद 3 वर्षों तक कांग्रेस या यूपीए की सरकार रही थी। राहुल गांधी को सबसे पहले अपने आप से और यूपीए के अपने अलायंस से और तमाम लोगों से सबसे पहला सवाल पूछना चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार से पूछने से पहले, कि उस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे। 3 वर्षों तक जब राहुल गांधी सदन में प्रधानमंत्री के द्वारा पारित किए गए एक बिल का कॉपी फाड़ते हुए दिखाई देते हैं, जब उस वक्त पर राहुल गांधी अचानक से अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक जिले में आकर के धरने पर बैठ जाते हैं और तमाम चीजें उस वक्त जब राहुल गांधी कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी ने यह सवाल क्यों नहीं किया या राहुल गांधी ने एफर्ट्स वो क्यों नहीं लगाए कि कास्ट सेंसस को पब्लिक कर देना चाहिए। क्या उस वक्त माइनॉरिटी में रह रही कांग्रेस पार्टी जो गवर्नमेंट को लीड कर रही थी उसके भीतर कोई डर था कि और जो पार्टियां हैं वो सपोर्ट छोड़ देंगी, उस वजह से नहीं बात करी। और आज जब वो विपक्ष में है और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तब वो बातें कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बीते दिनों राहुल गांधी की मुलाकातें किससे हुई, उससे भी ये चीजें समझ में आती हैं। कर्नाटका चुनाव अपनी जगह पर है। कर्नाटका में भी कांग्रेस पार्टी अक्सर जाति वाला कार्ड खेल करके एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास करती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बीते दिनों राहुल गांधी की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से होती है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से। दोनों बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के काफी बातें कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना की भी जा रही है और उम्मीद है 2024 के चुनाव या 25 के चुनाव से पहले उस जातिगत जनगणना को पब्लिक कर दिया जाएगा और जातियों पर विमर्श शुरू कर दिया जाएगा। जाति पर आधारित बिहार की राजनीति को नए ढंग से जातिगत तरीके से मोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार में जाति को राजनीतिक विमर्श का केंद्र एक बार फिर से और भी पुरजोर तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ऐसी उम्मीद है? उत्तर प्रदेश में आप बात करेंगे तो अखिलेश यादव भी इसी तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातियों पर बात की जानी चाहिए। तो क्या राहुल गांधी के ऊपर एक ऐसा दबाव आ गया है कि जो अन्य अलाइज हैं जो कह रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ आ सकते हैं, जिनके साथ राहुल गांधी की डीलिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, डील होने की बातचीत चल रही है, क्या उनकी तरफ से कोई दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर बनाया गया है और उसके बाद राहुल गांधी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं पैन इंडिया में
एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं विपक्ष का, जिस पर सभी लोग राजी हो सके, क्योंकि बाकी चीजों पर सारी पार्टियां एक साथ राजी नहीं होती हैं। तो क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं का दबाव और प्रभाव काम आ रहा है, जिसके बाद राहुल गांधी, जो कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो और जाति और धर्म के आधार पर बंटने बांटने की बातें ना करते हुए देश को एक सूत्र में पिरोने की बातें कर रहे थे, आज वो एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में लोग बटें, बातचीत करें। निहितार्थ कहीं यही निकल करके सामने आ रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि 10 बिंदुओं के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और पूरा का पूरा कार्यकाल जो है वो इसको लेकर के क्या कहता है, उसको समझना जरूरी है। बगल में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लगेंगे, जिनके जरिए जो मैं कह रहा हूं उसके रेफरेंसेस आपको मिलते रहेंगे, समझ सके जिससे। कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल फादर किसको माना जाए? नेहरू, गांधी, किसको मान लिया जाए? चलिए, नेहरू को मानते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे। आज जो परिवार चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके 4 फादर्स में सबसे पावरफुल नेहरू जी थे। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर 1951 में नेहरू का क्या मानना था कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के? 1951 में नेहरू नहीं चाहते थे कि जातिगत जनगणना की जाए। उनका मानना था कि समाज में इससे विभेद उत्पन्न होगा। यह पॉइंट नंबर 1 रहा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में उस वक्त और ताकतवर कौन नेता थे? हमारे देश के लौह पुरुष और देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल। उनका क्या मानना था इसको लेकर के? आइए समझने का प्रयास करते हैं। सरदार पटेल का कहना था कि जातिगत जनगणना समाज में विभेद को उत्पन्न करेगा और समाज को बांटेगा, बंटवारे को बढ़ाएगा। देश एक बंटवारे के बाद दूसरा बंटवारा नहीं झेल सकता है। इस तरीके की बातें सरदार पटेल की थी और वो भी कास्ट सेंसस को अपोज करते थे। ये कांग्रेस पार्टी के 2 सबसे कोर आइडियोलॉजिकल फादर्स हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को शेप किया है। कांग्रेस पार्टी जो भी नजर आती है, उनमें कहीं ना कहीं इनकी बातें उसके मूल में है। उसके बाद चीजें बदलती रहती हैं, नेता आते हैं, अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों आइडियोलॉजिकल फादर्स कांग्रेस पार्टी के अपोज करते थे इस बात को कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने को लेकर के यूज कर सकती है, लेकिन वो अंदर खाने होना चाहिए, बाहर समाज में वो सर्कुलेट नहीं होना चाहिए कि भैया तुम इतनी जाति के नंबर के हो, तुम्हारा इतना नंबर है, तुम्हारा ये है, तुम इस पर बात करो, उस पर बात करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार में, अजय माकन। उन्होंने कास्ट सेंसस का विरोध किया था। 3 नंबर पॉइंट रहा। ये कांग्रेस के तीसरे बड़े नेता हैं। चौथे, प्रिया दत्त, फॉर्मर कांग्रेस एमपी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रयास है जो भारत को 50 साल पीछे लेकर के जाएगा। अंग्रेजों के समय जिस तरीके से समाज में विभेद उत्पन्न करने के लिए और शासन करने के लिए जिन नीतियों को अपनाया गया था, उनकी एक नीति यह भी थी जाति के आधार पर समाज को बांटना। अगर आप और पीछे जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अंग्रेजों के समय जब कास्ट सेंसस पहली बार किया गया था, तो उस समय जो लेटर्स लिखे गए हैं उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र मिलता है कि लोगों को असल में अपनी जातियां नहीं पता हैं, लोग जातियों में नहीं बटे हुए हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा आदेश था, ब्रिटेन का क्राउन का आदेश था कि हां, देश में, भारत में इस विमर्श को बढ़ाना है। आज नहीं तो आज से 100 साल बाद बढ़ेगा, लेकिन आज से हमें प्रयास करना शुरू करना होगा और समाज में जातियों को डालना होगा। वर्ण और जाति को लेकर के भारत में एक लंबा विवाद चलता है, उसके मद्देनजर देख सकते हैं। तो प्रिया दत्त, फॉर्मर कांग्रेस एमपी, ये कहती हुई नजर आती हैं कि नहीं, समाज को 50 साल पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं है। 5वें पॉइंट पर आते हैं। कांग्रेस एमपी जो राज्यसभा के थे, सत्यव्रत चतुर्वेदी, उन्होंने कहा था कि ये सामाजिक विभेद को इंस्टीट्यूशनलाइज करने जैसा होगा। जातिगत तनाव जो हैं वो अगर अभी तक इनफॉर्मल स्तर पर हैं, अगर इस किस्म के सेंसस होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आप इस विभेद को, सामाजिक विभेद को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे। कांग्रेस लीडर कांति पी चिदंबरम, जो इन्होंने थे, इनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे होंगे, ये अपोज करते हैं उसको कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीरा कुमार, जो लोकसभा स्पीकर थी हमारी, कांग्रेस पार्टी की नेता थी, उन्होंने भी कास्ट सेंसस को अपोज किया था। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है, 2009 से 14 में यूपीए कैबिनेट, इसमें पूरी लड़ाई हुई थी। यूपीए जो पहली सरकार थी, यूपीए 1 थी, वो पूरी तरीके से बट गई थी
और जो दूसरी माफ करिएगा यूपीए 2 जो थी 2009 से 14 के बीच वाली, उसकी कैबिनेट पूरे तरीके से इस मुद्दे पर बंट गई थी। उनका मानना था कि समाज के लिए यह ठीक नहीं है। एक वर्ग मानता था कि होना चाहिए, दूसरा वर्ग मानता था नहीं होना चाहिए। जब रेफर कर रहे हैं, 1 साल हुआ था कांग्रेस पार्टी को गवर्नमेंट में आए हुए, सेकंड यूपीए को, और उसी के बाद कास्ट सेंसस की लड़ाई होना शुरू हो गई थी। फिर कास्ट सेंसस होता है, जब सेंसस होता है इंडिया का, लेकिन उस वक्त पर उस डेटा को पब्लिक नहीं किया जाता है क्योंकि सरकार बचानी थी, लालच था उस वक्त राहुल गांधी नहीं बोल पाए थे। अगला और अंतिम बिंदु, कास्ट बेस्ड सेंसस इज इम्प्रैक्टिकल, यूपीए 2009 से 14, ये सरकार का आधिकारिक बयान था। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जाति आधारित जनगणना इम्प्रैक्टिकल है, ये समाज में जमीन पर नहीं उतर सकती है, इसको लेकर बात नहीं की जा सकती है। ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनके जरिए हमने समझने और समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के खुद ही विरोध में थी, लेकिन आज राहुल गांधी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपने अलाइज को खुश करने के लिए और लोगों से अपने संबंधों को सुधारने के लिए और नए ढंग से पॉलिटिकल रीलॉन्च के लिए कांग्रेस पार्टी और अपने ये कास्ट को इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। वरना इस तरीके के तमाम डेटा उपलब्ध हैं कि 14 से पहले ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति क्या थी और अब क्या स्थिति है। आखिरी बात जो करते हुए मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा या वीडियो को समाप्त करूंगा, आप जब ओबीसी को लेकर के आज की तारीख में बात करते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं, जो खुद एक केस झेल रहे हैं ओबीसी समाज का अपमान करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता भी गई है, किस मुंह से वो बात कर रहे हो एक अलग बात है, लेकिन जब आप ओबीसी को लेकर के समाज में बात करेंगे, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के यादव ओबीसी में आते हैं, लेकिन आज उनकी एक बड़ी आबादी, बड़ी जनसंख्या ताकतवर हो चुकी है, आर्थिक रूप से नवविपन्न है, एक लंबी राजनीतिक ताकत उनके पास रही है और समाज में हिस्सेदारी और भागीदारी भी रही है। और आज उत्तर प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन है? वो एक ओबीसी लेड पार्टी है एंड डेडिकेटेड टू ओबीसी पार्टी है। आप बिहार में चले जाएंगे तो बिहार में अभी आप किसको देखेंगे? बिहार में भी आपका मुख्यमंत्री भी ओबीसी और उसके बाद जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं वो भी ओबीसी। पार्टी कौन लीड कर रहा है? यादव, जो ओबीसी बिरादरी का एक बड़ा वर्ग है। वो कितना पावरफुल है बिहार में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार 15 से 20 वर्षों तक उनकी सत्ता रही, रेल में मंत्री रहे हमारे लालू यादव, जो अभी जेल में है, तमाम तरीके की सजाएं भुगत रहे हैं, क्राइम किया है, अपराध किया है, करप्शन किया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस टेन्योर में काफी ज्यादा वो जातियां मजबूत हुई। कुछ जातियां हैं जो कमजोर हैं, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास आप उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हैं जो ओबीसी या ऐसे ही वर्गों से आते हैं, जिनको लेकर के राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि उनको रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता है। आप दूसरी बात करेंगे अपना दल की, जिसमें पटेलों को लेकर के है, 2 दल बन गए हैं। कांग्रेस एक, मतलब कि आप बात करें तो सेंटर में एक मिनिस्टर भी हैं, जो मेन पार्टी है उसकी अनुप्रिया पटेल। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, जो उनकी माताजी और बहन जी चला रही हैं, वो भी पावरफुल है। आप राजभर की बात करिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करिए, उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तमाम चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई अध्यक्ष रहे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई सारे ओबीसी वर्ग से रहे हैं, भले वो मुलायम सिंह की बात करिए, भले वो कल्याण सिंह की बात करिए, भले वो अखिलेश यादव की बात करिए, ऐसे तमाम नाम लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जब ओबीसी की बात करने जाएंगे, तो जब ग्राउंड पर उतरेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओबीसी आज वो डिफाइंड नहीं रह गया है कि अदर बैकवर्ड कास्ट जो आप कह रहे हैं, अन्य पिछड़ी जातियां, उनमें से कई पिछड़ी जातियां हैं जो अगड़ी जातियों के बराबर खड़ी है। चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आप बात करेंगे, चाहे आप समाज में उनके स्थान की बात करेंगे, चाहे आर्थिक रूप से बात करेंगे या सामाजिक रूप से बात करेंगे, वो आज ताकतवर हो चुकी हैं। उनकी वो स्थिति नहीं रह गई है जो आज से 50-70 साल पहले रहती थी। तो राहुल गांधी का जो पूरा का पूरा बयान है, वो कहां पर फिट बैठता है और क्या उनका प्रयास है? और राहुल गांधी अगर कांग्रेस सच्चे कांग्रेसी हैं, तो उनको अपने कांग्रेस के पूर्व नेताओं को, अपने नेहरू जी को पढ़ लेना चाहिए, सरदार पटेल को पढ़ लेना चाहिए, उस वक्त क्या पत्राचार हुआ था उसको पढ़ना चाहिए। तब समझना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसको क्या एक सच्चा कांग्रेसी, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उसका प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि उनमें से अधिकतर कांग्रेस वर्कर्स होंगे जो 2009 से 14 के दौरान कास्ट सेंसस का विरोध किया होगा, जिन लोगों ने बातें की होंगी। ये तमाम चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, जरूरी है ये थोड़ा, तभी वीडियो आगे बढ़ती है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडी क्लिक देख रहे थे, शुक्रिया।